गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 2 नवंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था को मिली जीएसटी की रफ्तार। तो जीएसटी की रफ्तार आप देख सकते हो कि अप्रैल महीने में 32,172 करोड़ भारत सरकार को जीएसटी मिला था। मई में मिला है 62,000 करोड़, जून में 90,000 करोड़, जुलाई में 87,000 करोड़, अगस्त में 86,000 करोड़, सितंबर में 95,000 करोड़ और अक्टूबर में 1,05,000 करोड़। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जीएसटी जो है 1,00,000 करोड़ का जो है ये आंकड़ा इस बार पार कर दिया। देखो, जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हो रहा था 1 जुलाई 2017 को, उस समय में डिस्कशन था और सरकार की यह सोच थी कि प्रत्येक माह सरकार को जीएसटी 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक आएगा। राइट, सरकार का ये दृष्टिकोण था कि 1,00,000 रुपए से प्रत्येक माह जीएसटी अधिक आएगा। लेकिन कोरोना के कंडीशन में हम देख रहे हैं जीएसटी की हालत क्या ख़राब हुई थी। लेकिन फिर से ऐसा लग रहा है अक्टूबर माह से एक बार फिर से हमारा इकोनॉमिक रफ्तार पकड़ रहा है। तो इस रूप में इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान से बाहर निकले पाकिस्तान। रविवार को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ओर से गिलगिट बाल्टिस्तान को जो है प्रांत का दर्जा दिया गया है। जैसे मान लो हमारा एक प्रांत होता है, बिहार एक प्रांत है, यूपी एक प्रांत है, तो इसी तरह से पाकिस्तान के ने गिलगिट बाल्टिस्तान को एक प्रांत का दर्जा दिया और भारत इसका विरोध करता है। देखो, पाकिस्तान में फिलहाल 4 प्रांत हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, सिंध और पंजाब, ये 4 प्रांत पाकिस्तान में थे और इसको दर्जा देने के बाद ये पाकिस्तान का 5वां प्रांत बना है गिलगिट बाल्टिस्तान। अब देखो, पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों अलग अलग इलाके हैं, जबकि भारत इसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वो अलग है, उसको कंफ्यूज मत करना गिलगिट बाल्टिस्तान। तो गिलगिट बाल्टिस्तान अलग है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो अलग है। इसकी कुल क्षेत्रफल है 72,971 वर्ग किलोमीटर और इसका प्रशासनिक केंद्र गिलगिट शहर है। इसकी जनसंख्या लगभग 2.5 लाख के हैं आसपास है। मैं सारा मैप पे भी दिखाऊंगा, एक बार मैं ये 2-4 पॉइंट है उसको डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद मैं मैप पे दिखाऊंगा। तो 72,971 वर्ग किलोमीटर जो है गिलगिट बाल्टिस्तान का पूरा एरिया है। पाकिस्तान ने 1963 में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 5,000 वर्ग किलोमीटर की सक्षाम घाटी को जो है चीन को दे दिया था। 1963 में आप याद करो 62 का वार हुआ था जिसमें भारत हारा था चीन से, और उसके 1 वर्ष के बाद 63 में सक्षाम वैली जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक तरह से हिस्सा है उसको उन्होंने चीन को सौंप दिया और चीन अभी बहुत सारा डेवलपमेंट वहाँ पे कर रहा है। अब देखो क्यों बना है यह प्रांत। यह प्रांत इसलिए बना है कि जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसी इलाका से होकर गुजरता है और इससे पहले चीन चाहता है कि ये कॉरिडोर जो कंप्लीट हो या चीन वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे, उससे पहले सारा का सारा डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। राइट, और भारत जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरने वाले सीपेक को लेकर के चीन के समक्ष कई बार आपत्ति दर्ज कर दिया है। 2016 में जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मीटिंग हुई थी चीन में, तो विश्व के लगभग बहुत सारे देश, लगभग सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उसके रिप्रेजेंटेटिव चीन में आए थे 2016 में। लेकिन भारत ने उस समय में भी विरोध किया था। क्यों? क्योंकि जो है सीपेक भारत के अभिन्न अंग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र से गुजरता है। तो अब मैं मैप दिखाता हूँ आपको। देखो, ये मैप मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें।
दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ में हाईलाइट करके जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है सिर्फ उसी को हाईलाइट करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो सबसे पहले उसे पढ़ लें, उसके बाद वीडियो देखें, देन आपको अधिक फ़ायदा होगा। न्यूज़ पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वीडियो देखने से कभी आपको फ़ायदा नहीं होगा। जो अपेक्षित फ़ायदा के लिए आपको पहले न्यूज़ पढ़ना भी पड़ेगा। बहरहाल हम डिस्कस करते हैं हम कि देखो ये जो है आज़ाद कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो हम बात करते हैं वो ये है। ये जो आज़ाद कश्मीर है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब देखो ये जो क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, इसी को पाकिस्तान ने 5वां स्टेट का दर्जा दिया। पाकिस्तान का ये 5वां स्टेट बना है, इसका दर्जा दिया। अब देखो ये जो सक्षाम वैली है, ये सक्षाम वैली जो है पाकिस्तान ने चीन को सुपुर्द कर दिया था 1963 में। तो 1963 में पाकिस्तान ये जो है एज ए गिफ्ट चीन को ये दे दिया था। यहाँ पे देखो ये सियाचिन ग्लेशियर है, राइट। और ये जो है अक्साई चीन है, जो 1962 में अक्साई चीन पे कब्जा किया था। किसने किया था? चीन ने। तो भारत का कहना है कि ये टोटल जो क्षेत्र है, आज़ाद कश्मीर हो गया, गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, सक्षाम वैली हो गया और ये अक्साई चीन, ये सारा का सारा भारत का अभिन्न अंग है। हम इसको मानते हैं। और जब पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को एक स्पेशल प्रांत का दर्जा दिया या एक प्रांत का दर्जा दिया, तो भारत ने इस पर आपत्ति जाहिर की। अब देखो सीपेक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपेक लगभग इसी जगह से गुजरता है। सीपेक का उद्देश्य क्या है? चीन को अरब सागर में जो है उसको पोर्ट चाहिए, राइट। तो इसलिए चीन जो है सीपेक बना रहा है। और सीपेक अगर बन जाएगा तो चीन डायरेक्टली अपने सामान को अरब सागर होते हुए अफ्रीका वगैरह भेज सकता है। तो चीन जो बना रहा है, तो चूंकि ये यहाँ से लगभग गुजरता है, तो भारत इस पे आपत्ति लगातार करता है कि चूंकि ये जो क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र, जहाँ से सीपेक गुजरता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है, ये भारत का अभिन्न अंग है। और पाकिस्तान या चीन यहाँ पे अवैध रूप से कॉरिडोर का निर्माण नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने आपके साथ डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। अब देखो सेकेंड न्यूज़ जो है जो डिस्कस करना फर्स्ट पेज पे वो ये है कि एक अच्छा न्यूज़ मिला सुबह सुबह कि गोद लेने वालों की पहली पसंद बनी बेटियां। एक डाटा है कि 3531 बच्चों में 2061 बच्चियां जो है या लड़की जो है उसको गोद लिया गया। और ये गोद लेने का जो काम है एक संस्था के द्वारा रेगुलेट होता है। ये संस्था इसको रेगुलेट करती है। इस संस्था का नाम है, यहाँ पे देखो, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा इसको बोलते हैं। तो ये संस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, राइट। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, कारा इसको बोलते हैं। सेंट्रल दत्तक संसाधन प्राधिकरण जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। बहुत सारा इसका नियम होता है। अगर मान लो आपको एक बच्चे को एडॉप्ट करना है तो आप शादीशुदा होना चाहिए, सिंगल पेरेंट जो है एडॉप्ट नहीं कर सकता। इस तरह का बहुत सारा नियम ये बनाया हुआ। और ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय जब भी मैं कहूँ उसका अर्थ होता है कि इसकी स्थापना संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हो। देखो दो तरह का निकाय होता है, एक तो संवैधानिक निकाय होता है, वैसा निकाय जिसका संविधान में जिक्र हो वो संवैधानिक निकाय हो गया। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, यूपीएससी संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। अब देखो वैसी संस्था जिसको संसद के किसी एक्ट के माध्यम से स्थापना किया गया हो उसे कहा गया है सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी, लीगल अथॉरिटी, इस तरह का बहुत सारा नाम है। तो इसकी स्थापना संसद के एक एक्ट के माध्यम से किया गया और महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन है यह। इस एक्ट का नाम है केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण को किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015। ये देखो एक्ट का नाम है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015। और इसी के तहत 15 जनवरी 2016 को इस संस्था की स्थापना किया गया। 15 जनवरी को इसकी स्थापना किया गया।
यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन पोषण देखभाल उन्हें गोद लेने के लिए एक नोडल एजेंसी है। यानी गोद लेने का जो भी काम होगा, नोडल एजेंसी मतलब होता है कि उससे रिलेटेड जो भी काम होगा, जो भी नियम बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा, ये संस्था बनाएगी। यानी गोद लेने से रिलेटेड अगर कोई भी नियम बनाएगा, कोई भी कानून बनाएगा, तो ये संस्था कारा इसको रेगुलेट करेगी। तो देखो, जब भी इस तरह का जिक्र हो तो कम से कम संस्था के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखो, जल्द सुलझाएगा केन बेतवा जल बंटवारे का विवाद, प्रस्ताव हो चुका है तैयार। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट काफ़ी समय से चर्चा में। देखो, दो नदी है, एक नदी केन है और एक नदी बेतवा। दोनों के बीच में इस तरह से जो है एक लिंकिंग जोड़ा जाएगा, एक नहर जोड़ा जाएगा, और उस नहर से एक केन का पानी बेतवा में जा सकता है या बेतवा का पानी केन में आ सकता है। तो इसको लेकर के काफ़ी समय से चर्चा हो रही है, काफ़ी समय से चर्चा हो रही है, मैं देख रहा हूँ इसको लेकर के। और अब जब दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, यूपी में भी और एमपी में भी, तो बहुत हद तक ये संभावना है कि ये प्रोजेक्ट जो है अब पास हो जाए या तैयार हो जाए और ये अस्तित्व में आ जाए। मेरा मोटो वो नहीं है, मेरा मोटो ये है कि आखिर जो है नदी जोड़ो परियोजना जो काफ़ी पहले से चल रही है, इसका क्या क्या लाभ है और उसका क्या क्या हानि है, दो बातों पे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा स्पेशली आपसे। पहला तो क्या है कि नदी जोड़ो परियोजना, जैसे मान लो बिहार अगर आप ले लो, तो बिहार का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे काफ़ी नदी है, नदियों के कारण उत्तरी भाग में बाढ़ आ जाता है। और बिहार का दक्षिणी भाग अगर ले लो, तो दक्षिणी भाग में जो है नदी बिल्कुल कम है या बहुत कम नदी है। तो ऐसे कारण में जो है दक्षिणी भाग जो है बिहार का, दक्षिणी बिहार जो है वहाँ पे सूखा की कंडीशन आ जाती है। तो बिहार के एक तरफ बाढ़ का कंडीशन और बिहार के दक्षिण बिहार में सूखा का कंडीशन। अगर हम उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार के नदी से जोड़ दें तो हम क्या इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? तो कहा जा सकता है कि इस समस्या का समाधान हो सकता है, राइट। यानी बाढ़ का समाधान भी हो जाएगा और सूखा का समाधान भी हो जाएगा। तो सबसे पहला लाभ है कि इससे पीने की पानी की समस्या दूर होगी। कई राज्यों में ये पीने की पानी की समस्या है। आर्थिक समृद्धि आएगी और लाखों परिवारों को आर्थिक बदहाली दूर होगी। नदियों को जोड़ने से देश में सूखे की समस्या का अस्थायी समाधान निकल सकता है। कई जगह देश में सूखे की समस्या है, विदर्भ का क्षेत्र हो गया, दक्षिणी बिहार का क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे पानी की समस्या है और इसको समाधान के लिए हमें नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से इसको हम दूर कर सकते हैं। सिंचित क्षेत्र के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि होगी, यानी सिंचित क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। जल ऊर्जा के रूप में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी। नहरों का विकास हो पाएगा। नौवहन के विकास में परिवहन लागत की कमी आएगी। टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होगा और बड़े पैमाने पे वनों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सारा का सारा काम हो सकता है अगर हम नदी जोड़ो परियोजना को सफल रूप से क्रियान्वित करते हैं। अब देखो इसका नुकसान क्या होगा। दो नुकसान का मैं चर्चा करूंगा आपका। पहला और इम्पॉर्टेंट नुकसान वो है राजनीतिक समस्या। केन का पानी किस राज्य का है, बेतवा का पानी किस राज्य का है, दोनों में किसको कितना पानी जाना चाहिए, किसको कितना पानी नहीं जाना चाहिए, किसको लॉस होगा, किसको फायदा होगा, ये राज्यों के बीच में असहमति का कारण होता है, राइट। और दूसरी है पर्यावरणीय समस्या। जब केन को देखोगे आप तो वहाँ पे जो है पन्ना टाइगर रिजर्व है। केन मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है और वहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो निश्चित तौर पे अगर मान लो केन बेतवा अगर रिवर लिंक जोड़ेगा तो पर्यावरणीय समस्या क्रिएट हो सकती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दिखाता हूँ मैं मैप पे आपको एक बार। ये देखो, अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूँ आपको। देखो ये जो केन रिवर है यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है जो काफ़ी फेमस है मध्य प्रदेश में, और ये जो है बेतवा नदी है। तो इसके बीच में जो है एक लिंकिंग प्रोजेक्ट जुड़ेगा
यही प्रपोज्ड है, यहाँ से एक नहर मान लो केन और बेतवा के बीच में जुड़ेगा, जहाँ से पानी को एक दूसरी जगह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। खास करके केन से बेतवा के क्षेत्र में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि झांसी का जो क्षेत्र है बुंदेलखंड के क्षेत्र के तहत आता है और यहाँ पे काफ़ी सूखा की कंडीशन है, तो उत्तर प्रदेश की सूखा की समस्या को समाधान किया जा सकता है इससे। तो केन और बेतवा परियोजना जो है ये नदी जोड़ो परियोजना का पार्ट है, जो काफ़ी पुरानी देश की परियोजना है, जिसका मकसद है देश में नदियों को जोड़ा जाए ताकि सूखा की समस्या समाधान हो सके, बाढ़ की समस्या समाधान हो सके, पानी की समस्या समाधान हो सके या अन्य समस्या समाधान हो सके, जिसकी चर्चा हमने आपके साथ किया है। देखो, कोर्ट ने कहा, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, एक तरह से कोर्ट ने कहा है कि विवाह के लिए धर्म बदलना सही नहीं है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ और बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इस टॉपिक पे, लेकिन बस एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हिंदू जो महिला होती हैं उसको कहा जाता है कि आप मुस्लिम में कन्वर्ट कर लो अगर आप मुस्लिम व्यक्ति से शादी करोगे, या इसी तरह से उल्टा कंडीशन भी होता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ शाहरुख खान का। शाहरुख खान हमारे देश के SRK जो हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनकी शादी हुई है गौरी खान से। तो गौरी खान जो है, गौरी उनका नाम है, और गौरी जो है वो हिंदू लड़की थी, और गौरी खान, चूँकि शाहरुख खान के नाम जो सरनेम है वो खान है, इसलिए गौरी ने अपने नाम के आगे खान लगा लिया, नाम के पीछे खान लगा लिया, सॉरी। लेकिन गौरी ने अपना धर्म चेंज नहीं किया। ये ऐसा नहीं है कि हिंदू से मुसलमान बन गई है, राइट। तो यही कोर्ट का कहना था कि शाहरुख खान से शादी करने के लिए गौरी को जो है अपना धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। और यही कोर्ट का कहना था कि अगर एक महिला मान लें किसी धार्मिक समुदाय के साथ शादी करती है तो ज़रूरत नहीं है कि वो अपना धर्म चेंज करे तभी शादी करें, वो शादी के बाद भी अपने धर्म को मान सकती है। जैसे गौरी आज भी दीपावली आयोजन होता है उनके यहाँ, साथ ही साथ होली का आयोजन होता है। तो अपने धर्म को मानते हुए आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो अन्य धर्म के हैं उसके साथ शादी कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा है। देखो, काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बारे में दिया हुआ, और काजीरंगा जो है असम में है। फेमस क्यों है? फेमस है हाथियों के कारण, राइट। मुद्दा, प्रत्येक मंडे को एक पूरा का पूरा चैप्टर आता है मुद्दा का, और आज का मुद्दा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 1 वर्ष की समाप्ति के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, तो उसको लेकर के दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक कॉन्साइज आपको मिल जाएगा, एक पूरा का पूरा जो है पेज होता है। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको जानना है, क्या क्या कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा 1 वर्ष में, तो पूरा आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। नज़रिया मैक्रो और महातिर का ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। कई बार नहीं, एक स्पेशल वीडियो मैंने लाया था जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि इंडिया स्टैंड विथ फ्रांस, भारत ने ऑफिशियली फ्रांस का समर्थन किया। और आप याद रख लेना, पर्सनल अटैक जो है डोनाल्ड ट्रंप पे भी हुए हैं, पर्सनल अटैक जो है नॉर्मली पुतिन साहब पे भी होते हैं, लेकिन कभी ने भारत ने खुल के डोनाल्ड ट्रंप का जो है समर्थन नहीं किया, कभी भारत ने खुल के पुतिन का समर्थन नहीं किया, ऑफिशियली नहीं किया। और क्या कारण है कि इस बार ऑफिशियली हमने फ्रांस का जो है समर्थन किया है, वीडियो आपको पड़ा हुआ, जाकर के देख लेना। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कही गई हैं उसको लेकर के यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर लिया, उसको आप पढ़ सकते हैं। महातिर मोहम्मद का स्टेटमेंट है, जो मलेशिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका स्टेटमेंट था, और इसी के स्टेटमेंट और फ्रांस के राष्ट्रपति के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो इसको खुद से पढ़ सकते हैं। 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेंस में नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे। आसान नहीं दिल्ली की हवा साफ करना। देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक तो ये एडिटोरियल है और एक जो है ये है।
दोनों को कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे। दिल्ली एयर पोल्यूशन को हमने कई बार डिस्कस किया है, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि ये एडिटोरियल आया है इस बेसिस पे कि एक अध्यादेश केंद्र सरकार ने पारित किया है और उस अध्यादेश के माध्यम से एक 18 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। पहले जो है ईपीसीए था, ईपीसीए पहले था अस्तित्व में। 1998 में ईपीसीए की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया गया था। ईपीसीए का काम होता था कि जो है दिल्ली एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, इसके लिए जो भी एक्शन लेना होता था ईपीसीए लेती थी। लेकिन इस ईपीसीए को भंग करके केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश में 18 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इस 18 सदस्यीय आयोग जो निर्णय लेगा उसके निर्णय को चुनौती सिर्फ एनजीटी में दी जा सकती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दी जा सकती है, सिविल कोर्ट में उसके अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते हैं। एक अध्यक्ष सहित 7 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसका कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष, मैक्सिमम 3 वर्ष आप पद पर रह सकते हैं और मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु तक आप पद पर रह सकते हैं। सजा का प्रावधान किया गया है 5 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया। पीआईबी पे इस पे डिटेल से दिया हुआ, पीआईबी का लिंक मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, पढ़ लेना और क्या क्या प्रोविज़न ऐड किया गया। अब देखो, जब दिल्ली एयर पोल्यूशन की आप बात करते हैं तो दिल्ली एयर पोल्यूशन की बात अगर आप करते हैं तो एक समाधान आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन जो है एयर पोल्यूशन का समग्र समाधान हो सकता है। यहाँ पे राइटर जो है अविनाश चंद्र, इसका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन समग्र समाधान नहीं है। क्यों नहीं है उसकी चर्चा की गई है। देखो, जो पेट्रोल गाड़ी है, गाड़ी जो है नॉर्मली वो पेट्रोल पे चलती हैं या नॉर्मली वो डीजल पे चलती हैं। आपने क्या किया कि इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन में तब्दील कर दिया, यानी आप कहीं चार्ज करेंगे, राइट, इलेक्ट्रिसिटी से अपनी गाड़ी को चार्ज करेंगे और इसके बाद ये गाड़ी चलेगी। सिंपल है। अब क्या होता था कि पेट्रोल और डीजल का जो गाड़ी में यूज होता था उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता था, ये भी सिंपल है। अब आपने गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से चार्ज, जिस तरह से आप मोबाइल चार्ज करते हैं उस तरह से आप गाड़ी चार्ज करेंगे। तो गाड़ी अगर चार्ज करेंगे तो आपके एयर पोल्यूशन यानी गाड़ी से जो है पोल्यूशन कम क्रिएट होगा या नहीं क्रिएट होगा, राइट, ये भी सही है। लेकिन सवाल ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से? आप इलेक्ट्रिसिटी से, आप बिजली से ही गाड़ी चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से ही अपनी गाड़ी को आप चार्ज करेंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कैसे हुआ? अभी भी इस इलेक्ट्रिसिटी का जो मैक्सिमम निर्माण होता है वो कोयला से होता है, राइट। और चूंकि जहाँ पे इसका निर्माण कोयला से होता है तो कोयला पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो एक तरफ से आपने गाड़ी के पॉल्यूशन, गाड़ी में जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उस पॉल्यूशन को शिफ्ट कर रहे हैं आप कोयला के पॉल्यूशन से। यानी अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी का अधिक निर्माण होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चलेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का अधिक निर्माण होगा, इलेक्ट्रिसिटी की अधिक आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रिसिटी की अधिक आवश्यकता होगी यानी बिजली की अधिक आवश्यकता होगी, बिजली की अधिक आवश्यकता होगी यानी कोयला की अधिक आवश्यकता होगी और कोयला का अधिक खपत होगा यानी वहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट होगा। यानी जो गाड़ी से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको आपने शिफ्ट कर दिया कोयला से पॉल्यूशन क्रिएट करने की पद्धति के साथ, राइट। तो ये राइटर का कहना था और ये मैं भी कभी कभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल जो है एक समग्र समाधान नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल तभी समाधान है जब आप कोयला पे आपकी निर्भरता कम हो जाए, आपकी निर्भरता सोलर एनर्जी पे आ जाए, आपकी निर्भरता विंड एनर्जी पे आ जाए, आपकी निर्भरता जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है भारत में। अभी भी जो है सबसे अधिक बिजली जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है आपको कोयला से ही। कुछ डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो एफपीआई भारत में लगातार बढ़ रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है और एफडीआई क्या होता है इसकी जानकारी आपको होना चाहिए और हमने भी कई बार डिस्कस किया, राइट। और दूसरा है कि लॉजिस्टिक्स का लागत 10% से नीचे जाने की तैयारी। तो जो पॉइंट यहाँ पे दिया है उसी पॉइंट का चर्चा मुझे करना है आपके साथ और इसी पॉइंट की चर्चा कुछ दिन पहले हो रही थी, हमने पहले भी अपनी क्लास में डिस्कस किया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति
नेशनल लॉजिस्टिक्स नीति। भारत सरकार ने जो इस बार की बजट है 2021 का, उसमें राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी की जाएगी, इसकी घोषणा किया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति बनेगी। अब देखो, भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत लगभग 13 से 15% है, जिसे घटा के 10% करने का टारगेट है हमारा। 10% से भी कम 8% तक किया जाए तो और अच्छा है। विकसित देशों में लॉजिस्टिक्स की जो लागत है वो 8% है, अमेरिका जैसे देशों में, फ्रांस जैसे देशों में। हमारे यहाँ ये लगभग 15% के आसपास, 14-15% के आसपास, 13 से 15% के बीच वेरी करता है। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि जैसे मान लो अमेरिका में कोई सामान आप परचेज करते हो 100 रुपये की, तो उस 100 रुपया में अप्रत्यक्ष तौर पे 8 रुपये आपने लॉजिस्टिक्स का दिया। यही भारत में अगर किसी सामान को आप 100 रुपये में परचेज करते हैं तो उस 100 रुपये में आपने 15 रुपये तो लॉजिस्टिक्स में ही दिया। यानी अमेरिका में जितना लॉजिस्टिक्स का लागत है उसका दुगना भारत में है। तो निश्चित तौर पे अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ना है, हमें चीन को इनकाउंटर करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और चीन से हमें आगे बढ़ना है, तो हमें सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट ध्यान देना होगा लॉजिस्टिक्स पे। इसलिए लॉजिस्टिक्स को एक चैंपियन सेक्टर भी घोषित किया गया। भारत सरकार ने 12 सेक्टर को चैंपियन सेक्टर घोषित किया था, जिसमें एक लॉजिस्टिक्स को भी किया था, क्योंकि भारत सरकार लॉजिस्टिक्स पे भी काम करना चाहती है, और बिना लॉजिस्टिक्स के हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हब नहीं बन सकते हैं, राइट। अब देखो 2025-30 में हमारा टारगेट है कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भागीदारी जो है 25 से 30% पहुंचा दी जाए। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हमें लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना होगा। भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लगभग 22 मिलियन से अधिक रोजगार प्रदान करता है। अतः क्षेत्र में सुधार करने से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स लागत जो है 10% कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि निर्यात में जो है 5 से 8% की वृद्धि हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स लागत कम होगा तो निर्यात हमारा बढ़ेगा, 5 से 8% तक निर्यात हमारा बढ़ेगा। जैसे मान लो किसान है, अब किसान जो है फसल उगाता है, लेकिन उसको जो है फसल, इसको जो है जहाँ बेचने के लिए ले जाना, मंडी तक ले जाना, मंडी तक ले जाने में ही इसके पास पैसा नहीं होता। तो निश्चित तौर पे अगर लॉजिस्टिक्स लागत कम किया जाए, किसानों को ये सहूलत दी जाए कि आपके घर से ही हम जो है सामान उठा लेंगे। मान लो हमें गेहूं भेजना है विश्व के अन्य देशों में, हमने किसानों को कहा कि ठीक है आप गेहूं क्रेडिट कीजिए, गेहूं उपजाइए, उस गेहूं को जो है हम आपके घर से ही उठा लेंगे, और उठा के सीधे मालगाड़ी में लोड करके हम कोलकाता पोर्ट तक भेज देंगे, और वहाँ से विश्व के अन्य देशों तक हम भेज देंगे। तो इस तरह का अगर काम किया जाए तो निश्चित तौर पे किसानों को भी फायदा होगा, जो उत्पादक हैं उसको भी फायदा होगा, और भारत का निर्यात बढ़ेगा। 5 से 8% निर्यात काफ़ी होता है दोस्त। अब देखो अगले 2 वर्ष में भारतीय लॉजिस्टिक जो वर्तमान में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, उसको बढ़ा करके 215 बिलियन डॉलर करना। वर्तमान समय में लॉजिस्टिक्स की लागत जो है लगभग 14.5%, 13 से 15% के बीच मैंने कहा एग्जैक्टली यहाँ पे इस न्यूज़ में दिया हुआ है 14.54%। उसको घटा करके 2022 तक जीडीपी का 10% से कम करना। तो जो अभी लॉजिस्टिक्स की लागत 14.4% जीडीपी का है, उसको घटा करके 10% से कम करना। एमएसएमई को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, और इसके लिए एक नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति बनाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार इसको लेकर ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जो बनाने की सरकार घोषणा की है, इससे एमएसएमई जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है ये अधिक कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे। और साथ ही साथ इस नीति को अपनाने से सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स बाजार के गठन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा इससे। पोर्ट की क्षमता, जो पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है, उसकी क्षमता को 6% 2022 तक बढ़ाया जाएगा, और रेलवे माल ढुलाई जो है 3.3 अरब टन जो है 2030 तक किया जाएगा। तो देखो ये सारी की सारी जो चर्चा मैंने किया है, ये डाटा इसी न्यूज़ में दिया हुआ है। और लॉजिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि भारत के 12 चैंपियन सेक्टर में एक लॉजिस्टिक्स भी आता है। सॉरी,
2027 तक चीन का अमेरिका जैसे सैन्य क्षमता पाने का लक्ष्य 2027 ही क्यों चूज किया जा रहा है? क्योंकि पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए जो है वो 100 वर्ष कंप्लीट करेगा 2027 तक। तो एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि चीन जो है लॉन्ग टर्म में को ध्यान में रख के कोई रणनीति बनाता है। चीन जो है 20 वर्ष के बाद हमें क्या करना है इसको लेकर के रणनीति बनाता है, जो भारत जैसे देशों में संपन्न पॉसिबल नहीं है। भारत आने वाले 20 वर्ष में क्या करेगा इसको लेकर के रणनीति नहीं बना सकता, क्योंकि सरकार चेंज होती रहती है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। इसलिए चीन लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाता है। आईएसए इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी जो लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, 20 वर्ष से अधिक हो चुका है, और 20 वर्ष से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग रहते हैं, उसको लेकर के न्यूज़ दिया हुआ पढ़ सकते हैं। और एक बार इसको भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने डिस्कशन किया है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई आपको डाउट है, तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं आपकी प्रतिक्रिया का वेट करता हूँ, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें। धन्यवाद।